हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपी क्लासेस। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डीपी क्लासेस में। ठीक है ना। तो आज हम लोग फिर से अपना पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, हम ना ये वाली किताब करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये वाली हम लोग किताब कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम कर चुके थे और तीसरा चैप्टर जो इसमें है वो अमेरिका वर्चस्व वाला चैप्टर है। ठीक है ना। तो वाला सिलेबस से कट चुका है, इसलिए वो वाला मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि सिलेबस के क्रम में है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है सत्ता का समकालीन केंद्र। ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर हम करेंगे राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है एक तरीके से, और सिलेबस के क्रम में तीसरा ही माना जाएगा। ठीक है ना। तो 3 ही मान लेते हैं हम, सिलेबस के क्रम में कर रहे हैं। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। इससे क्या समझते हैं हम, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से क्या समझते हैं आप। ठीक है ना। तो पहला हमारा प्रश्न ये सत्ता का वैकल्पिक केंद्र क्या है। ठीक है, तो मैं कड़ी जोर के बताता हूँ कि जैसे ही 1990-91 में सोवियत संघ जब टूट जाता है ना, तो अमेरिका जो है एकमात्र शक्ति बच जाता है। ठीक है ना। विश्व पटल पर एकमात्र शक्ति अमेरिका बच जाता है। तो कुछ ऐसे सत्ता के केंद्र होने चाहिए जो अमेरिका के जो प्रभुत्व है उसको अंकुश लगाए। ठीक है ना, उसके प्रभुत्व को सीमित करे। तो ऐसे ही में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अपने संगठन, क्षेत्रीय संगठन का उभार होता है, तो उसे ही कहा जाता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है ना। तो कह सकते हैं आर्थिक और राजनीतिक रूप के ऐसे केंद्र, सॉरी, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ऐसे केंद्र जो विश्व पटल पर अमेरिका के समक्ष देखे जा सकते हैं। ठीक है ना, और अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, उसे ही सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे आर्थिक और राजनीतिक केंद्र जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखे जा सकते हैं, जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे और उसे चुनौती टक्कर देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं वैकल्पिक केंद्र। समझ में आ गया ना। और ये हमारा एक तरीके से आर्थिक संगठन भी हो सकता है और एक राजनीतिक संगठन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही दो संगठन का हम बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक हमारा यूरोपीय संघ और एक हमारा आसियान, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। ठीक है, तो पहला हम बात कर लेते हैं आसियान की। ठीक है, सॉरी, पहला हम बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की। ठीक है, तो इसका जो पहला ही टॉपिक है हमारा यूरोपीय संघ। ठीक है ना, यूरोपीय संघ की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो यूरोपीय संघ है ना, ये यूरोपीय संघ जो यूरोप के जो देश है उनका ये समूह है पहली बार। ठीक है ना, यूरोप के 28 देशों का पहले ये एक समूह था, लेकिन 28 में से ना अब एक सदस्य जो है ब्रिटेन, वो अलग हो चुका है। ठीक है ना, एक सदस्य जो ब्रिटेन वो अलग हो गया है। 2016 में वो अलग हो गया था। 2016 में जो ब्रिटेन है, 2016 में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन अलग हो गया था। ठीक है ना, और इसके अलग होने को ब्रेक्सिट कहा गया था, ब्रेक्सिट। ठीक है ना, BRE, ब्रेक्सिट कहा गया था। ठीक है ना, बी स्टैंड फॉर ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब बाहर चले जाना। 2016 में ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर चले जाने को ब्रेक्सिट कहा गया था। ठीक है ना, और अभी वर्तमान में इसके 27 देश है। कितने देश है वर्तमान में इसके? 27 देश है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है ना, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। ठीक है, कहां पर है? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में। ठीक है ना, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स है, वहां पे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहीं पे यूरोपीय संघ का क्या है, ये हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ किस तरीके से बना। ठीक है ना, देखिए यूरोपीय संघ बनने का क्या एक इतिहास है। मतलब सीधे सीधे यूरोपीय संघ एक क्रमिक रूप से बना हुआ संगठन है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ। ठीक है, तो इतना याद रखना कि यूरोपीय संघ में भी वर्तमान में 27 देश है और इसके मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है। ठीक है ना। देखिए यूरोपीय संघ कैसे बना है, सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं दूसरे विश्व युद्ध की। ठीक है ना, देखिए दूसरा विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 45 के बीच में। ठीक है ना, 1939 से 45 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर जो होता है सेकेंड कब होता है? 1939 से 45 के बीच में। ठीक है ना, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, जो यूरोप होता है ना, यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब तहस नहस हो जाता है। तो उस यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए जो अमेरिका है, यूएसए ने क्या किया, कुछ योजना बनाई, योजना प्लान चलाया। ठीक है, ठीक है ना, तो उसी की बात करते हैं। तो 1945 में क्या होता है, दूसरा विश्व जब समाप्त हो जाता है ना, तो जो यूरोप है, यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कहा चुका है, मतलब बर्बाद हो चुका है। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था बेसिकली खास तौर पे क्या है ना, पश्चिमी यूरोप के जो देश है उन देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन करने के लिए अमेरिका ने एक योजना चलाई। इस योजना को कहा जाता है मार्शल योजना। क्या कहा जाता है? मार्शल योजना। ठीक है ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में क्या होता है? मार्शल योजना चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? मार्शल योजना। ठीक है ना,
पश्चिमी यूरोप के या फिर यूरोप के देशों के अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका द्वारा जो योजना चलाया जाता है उसे कहा जाता है मार्शल योजना। ठीक है ना। इस मार्शल योजना को कौन चलाता है? यूएसए द्वारा, अमेरिका के द्वारा चलाया जाता है। इस मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ठीक है ना, सहयोग संगठन, ठीक है। तो मार्शल योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो इसका जो मेन उद्देश्य क्या था? यूरोप के जो देश है उन देशों के बीच में क्या करना? आर्थिक रूप से सहयोग करना है और आगे बढ़ना, एक साझा आर्थिक व्यापार हो, ठीक है ना, साझा उत्पादन प्रणाली तैयार हो, इस तरीके से। उसके बाद जो ये प्रणाली है, ये व्यवस्था जो है, ये संगठन आगे चल के 1949 में यूरोपीय परिषद का रूप ले लेता है। किसका ले लेता है? यूरोपीय परिषद का रूप ले लेता है, ठीक है ना। पहले चला हमारा मार्शल योजना, मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बन जाता है। उसके बाद 49 में यूरोपीय परिषद बन जाता है और फिर 1957 में ये बन जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक, ठीक है ना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है ना। फिर 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाता है। फिर उसके बाद ये संस्था एक अलग रूप, एक राजनीतिक रूप तैयार कर लेता है, ठीक है ना। ये मार्शल योजना के बाद जो संगठन बन रहे सारे के सारे एक आर्थिक संगठन है, ठीक है ना। लेकिन ये आर्थिक संगठन धीरे धीरे 1957 के बाद एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। इसको यूरोपीय पार्लियामेंट की तरह एक चरित्र ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, यूरोपीय पार्लियामेंट, ठीक है ना। 1957 के बाद क्या होता है? ये संस्था धीरे धीरे क्या होता है? यूरोपीय पार्लियामेंट का एक चरित्र ग्रहण कर लेता है। और इसके बाद 1957 के बाद 1992 में, ठीक है, यहां लिख देता हूं ऊपर, ठीक है, ऐसे ऊपर लिख देता हूं। फिर इसके बाद 1992 में क्या होता है? यूरोपीय संघ, ठीक है ना। उसके बाद ये 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। समझ में आया क्या? यूरोपीय संघ का जो इतिहास है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यूरोपीय संघ एक क्रमिक रूप से विकास हुआ एक संस्था है और एक आर्थिक संस्था था जिसका अभी एक राजनीतिक संस्था का रूप ले चुका है, ठीक है ना। तो यूरोपीय संघ का विकास इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की किस तरीके से आया। अब यूरोपीय संघ जो है ना, एक लंबे समय में बना हुआ संस्था है, ठीक है ना। यूरोपीय संघ एक लंबे समय में बना हुआ एक आर्थिक संस्था है। इसकी विशेषता के रूप में बता सकता हूं मैं। अब ये क्या एक आर्थिक संगठन का रूप ले लिया, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। यूरोपीय संघ जो है अब ये एक राजनीतिक संस्था का रूप ले चुका है, ठीक है। देखिए यूरोपीय संघ जो है ना, अब एक लंबे समय में बना है। अब ये क्या हो गया? अब ये राजनीतिक संस्था का रूप ले चुका है, ठीक है ना। यूरोपीय संघ एक राजनीतिक संस्था का रूप ले चुका है। दूसरा क्या? एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह, ठीक है ना, विशाल राष्ट्र राज्य, ये एक विशाल राष्ट्र राज्य हो चुका है। इसके अंदर क्या 27 राज्यों को बना के संगठन बनाया गया, इसीलिए क्या ये एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है ना। देखिए इस यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, क्या है? अपना एक झंडा है, अपना एक राष्ट्रगान है, ठीक है। इसका अपना एक स्थापना दिवस है कि कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसी के अलावा क्या है? इसकी अपनी एक मुद्रा है, क्या है? इसकी मुद्रा है, ठीक है ना। और यूरोपीय संघ की मुद्रा को क्या बोलते हैं? यूरो। क्या बोलते हैं? यूरो, ठीक है। यूरोपीय संघ की मुद्रा को क्या बोलते हैं? यूरो। वर्तमान में 27 देशों में से 19 देशों ने यूरो को अपना मतलब माना, एक साझा मुद्रा माना है, बाकी देश इसको नहीं मानते, ठीक है ना। और अभी हाल फिलहाल का सबसे जो नया देश है यूरोपीय संघ का, वो 2013 में शामिल हुआ देश है क्रोएशिया, याद रखना है, ठीक है ना। क्रोएशिया, ठीक है ना, एशिया नहीं है, क्रोएशिया है, ठीक है। तो 2013 में भी शामिल हुआ है यूरोपीय संघ में क्रोएशिया और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। टोटल सदस्य कितने हैं? 27 है और इनमें से 19 देश है वो यूरो को मानते हैं, ठीक है ना। 19 देश क्या यूरो को मानने वाले देश है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यूरोपीय संघ की विशेषता की। तो लंबे समय में यूरोपीय संघ बना था और ये राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया, पहले आर्थिक संस्था था। दूसरा की क्या है? विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा है। तीसरा कि इसकी एक झंडा है, गान है और स्थापना दिवस है, इसका एक मुद्रा है। तीसरा क्या है कि इसके सारे सदस्यों के बीच में ना अपना एक कॉमन यानी कि साझा विदेश नीति है, साझा सुरक्षा नीति है, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता है साझा विदेश नीति, ठीक है ना, साझा विदेश नीति प्लस में क्या है? सुरक्षा नीति, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या यूरोपीय संघ की विशेषता है।
ठीक है। तो ये क्या यूरोपीय संघ की एक विशेषता है, लंबे समय में बना है, इसकी अपनी एक मुद्रा है, पहचान है, झंडा है, ठीक है, गान, स्थापना दिवस, ठीक है ना। इसकी कुछ कमियां भी, इसकी कमियों को पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर बात हम करेंगे इसकी सत्ता का किस प्रकार से ये केंद्र हो सकता है, ठीक है ना। इस सत्ता का किस तरीके से केंद्र हो सकता है उसको हम बात करेंगे अभी। पहले हम जान लेते हैं इसकी कमियां क्या है, ठीक है। तो देखिए यूरोपीय संघ की ना सबसे बड़ी कमियां क्या है, कमी, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है 3-4 नंबर का, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। यूरोपीय संघ की कमियों की बात कर ले हम। यूरोपीय संघ की कमियां या फिर सीमाएं भी कह सकते हैं, पेपर में सीमाएं भी आता है, ठीक है ना। तो मैं कमियां लिख देता हूं, आप सीमाएं लिख लेना, ये कमियां दोनों एक ही है, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहला इसका पॉइंट यही बनेगा कि देखिए यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी कमियां क्या है ना, इसके सारे के सारे सदस्य देश आपस में तो मतलब मिले हुए शामिल है, लेकिन कुछ मामलों में, अनेक मामलों में क्या है ना, इन देशों की अपनी अपनी सुरक्षा विदेश नीति हो जाती है, जो कभी कभी ये देश जो है एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है ना। अनेक मामलों में, ठीक है ना, अनेक मामलों में अलग विदेश नीति, ठीक है ना, अनेक मामलों में अलग विदेश नीति, अनेक मामलों में अलग विदेश नीति है, ठीक है। तो अलग मामलों में क्या है ना, अलग अलग विदेश नीति हो जाती है यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की, जो कभी कभी इनके खिलाफ हो जाते हैं, ये इसकी कमियां है। दूसरा क्या है ना कि इसके बहुत सारे सदस्य क्या है ना अमेरिका के गठबंधन में ही है, क्या है, अमेरिकी गठबंधन में है, गठबंधन में है। बहुत सारे सदस्य देश क्या है इस यूरोपीय संघ के क्या है ना अमेरिकी गठबंधन में है, जिस कारण से क्या है ना इन देशों के बीच में क्या एकता जो मेल मिलाप है उसमें क्या हो रही कमी देखने को मिल रही है। तीसरा क्या है ना कि यूरोपीय संघ में भी जैसे कि मैंने बताया कि यूरोपीय संघ में 27 देश है, और 27 में से ना सारे के सारे सदस्यों ने क्या किया है, यूरो को भी नहीं माना, यानी कि इसके क्या है ना यूरोप वाले क्षेत्र में, यूरोपीय क्षेत्र में, यूरोपीय क्षेत्र में ना यूरो को पूरी तरीके से प्राथमिकता नहीं दी गई है ना, पूरी तरह से प्राथमिकता नहीं दी गई है, प्राथमिकता नहीं दी गई, ठीक है। यानी कि अभी भी क्या है ना यूरो मुद्रा को यूरोपीय क्षेत्र में लागू करने को लेकर नाराजगी है, ठीक है ना। दो देश स्वीडन और डेनमार्क, याद रखना स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है ना, स्वीडन, स्वीडन प्लस डेनमार्क, मैं लिख देता हूं डेनमार्क, ठीक है ना। ये आएगा पेपर में यूरोपीय संघ का ऐसा कौन सा देश है जिसने यूरो को अभी भी क्या है अपनी मुद्रा नहीं माना है, तो यूरोपीय स्वीडन और डेनमार्क ने अभी भी यूरो को क्या हुआ अपनी मुद्रा नहीं माना है, ठीक है ना। और मॉसी ट्रस्ट संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। एक बात और देखिए कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में जो की गई थी ना, वो एक संधि के द्वारा किया गया था, उस संधि का नाम था मॉसी ट्रस्ट संधि, ठीक है ना। मॉसी ट्रस्ट संधि पे हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। मॉसी ट्रस्ट संधि की, देखिए यहां लिख देता हूं मैं मॉसी ट्रस्ट, ठीक है ना, मॉसी ट्रस्ट संधि, मॉसी ट्रस्ट संधि 1992 में होता है, और मॉसी ट्रस्ट संधि पर हस्ताक्षर करके ही यूरोपीय संघ की स्थापना की जाती है। तो स्वीडन और डेनमार्क ने अभी भी क्या किया ना मॉसी ट्रस्ट संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे के सारे क्या विवाद में आ जाते हैं कि ये इसकी कमियां हो जाती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जल्दी से हम कि यूरोपीय संघ किस तरीके से एक सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र हो सकता है, ठीक है ना। जो हम बात कर रहे थे अभी इस चैप्टर का जो मेन जो हमारा पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए यूरोपीय संघ क्या है ना कोई एक देश नहीं है, ठीक है ना। यूरोपीय संघ क्या है कोई एक देश नहीं है बल्कि ये देशों का एक संगठन है, ठीक है ना। यूरोपीय संघ क्या है कोई देश नहीं है बल्कि ये देशों का एक संगठन है। तो मेन रूप से क्या होगा इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ना कि ये किस तरीके से एक सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र हो सकता है जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर सकता है, ठीक है ना। तो इस सत्ता का ये पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि यूरोपीय संघ किस प्रकार से सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है देखो, अगर हम बात कर ले राजनीतिक रूप से, ठीक है ना, राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात कर लेते राजनीतिक रूप से तो यूरोपीय संघ का एक सत्ता का जो केंद्र है वो राजनीतिक आर्थिक और सैनिक रूप से अगर हम देखें इनकी विशेषताओं को तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र है और अमेरिका के समक्ष देखा जा सकता है और उसकी जो मतलब प्रभुत्व है उसको कम कर सकता है, ठीक है। तो राजनीतिक रूप से अगर बात करें ना तो देखिए इसके जो दो सदस्य देश जैसे कि मैंने बताया फ्रांस और ब्रिटेन जो पहले थे, फ्रांस और ब्रिटेन क्या ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, ठीक है। क्या ये स्थायी सदस्य है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है ना। फ्रांस प्लस में जो ब्रिटेन है सुरक्षा परिषद के क्या है स्थायी सदस्य है। जो इनके पास परमाणु हथियार है, ठीक है ना, परमाणु हथियार है,
ठीक है, ये परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ठीक है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ठीक है। तो इस मामले में क्या हो सकता है, ये अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं आर्थिक रूप से, ठीक है ना, देखो आर्थिक रूप से अगर हम देखें, देखो आर्थिक रूप से अगर हम बात करें ना, तो 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी थी, यूरोपीय संघ की थी। और इसका जो जीडीपी था कितना, $17,000, कितना, 17,000 अरब डॉलर, 17,000 अरब डॉलर इसकी जीडीपी थी 2017 में, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी थी। ये करीबन अमेरिका के ही समान था। और डब्ल्यूटीओ में, कहां पे, डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड व्यापार में क्या है, अमेरिका से 3 गुना, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा इसकी हिस्सेदारी है। और इसकी जो आर्थिक शक्ति का प्रभाव है इसके आसपास के देशों में नहीं, यूरोपीय क्षेत्रों में नहीं, बल्कि अफ्रीका और एशिया के दूर दराज के क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है, ठीक है ना, दूर दराज के क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है प्रभाव, दूर दराजों पर प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आर्थिक रूप से ये इस तरीके से क्या शक्तिशाली है। राजनीतिक रूप से हमने देखा कि इसके 2 सदस्य देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके पास क्या परमाणु हथियार, इनके पास करीबन है 550, कितने, 550 परमाणु हथियार के ये करीबन अनुमान है, ठीक है ना। तो इस रूप से, और सैनिक रूप से अगर हम बात कर ले, किसकी, सैनिक रूप से अगर हम बात कर ले ना, यही बता देता हूं मैं, ठीक है ना। सैनिक रूप से अगर हम बात करें, क्या, सैनिक रूप से अगर हम बात कर ले, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, क्या, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो आर्मी है, ठीक है ना, दूसरी सबसे बड़ी आर्मी इसके पास है, सबसे बड़ी आर्मी इसके पास है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी आर्मी इसके पास है। और अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में भी क्या है, दूसरा स्थान है इसका विश्व में, ठीक है ना। अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। और ये सैनिक के मामले में इसका रक्षा बजट जो है, रक्षा बजट क्या अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। यूरोपीय संघ का रक्षा बजट भी क्या अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। इसकी सेना भी दूसरी सबसे बड़ी है। अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में क्या दूसरे नंबर पर, ठीक है ना। तो इस सारी की सारी जो विशेषता है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक है, सैनिक रूप से, इन सभी को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसकी जो शक्ति है आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या है, वो अमेरिका से ताकतवर तो नहीं लेकिन अमेरिका के समान है। जो अमेरिका के जो प्रभुत्व है उसको सीमित कर सकता है, उसको अंकुश लगा सकता है और उसको जवाब दे सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये सत्ता का एक समकालीन केंद्र के रूप में देखे जा सकते हैं, वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर ले डीपी क्लासेस को, ठीक है ना।